तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रेसलमीनिया के मैच कार्ड की बात करते हुए। तो भाई रेसलमीनिया का मैच कार्ड ऑलमोस्ट डन है, एक दो मैचेस ऐड होंगे। फिलहाल सब कुछ कंफर्म हो चुका है, लेकिन पता नहीं है कि नाइट 1 में कौन से मैचेस होंगे, नाइट 2 में कौन से मैचेस होंगे, लेकिन ये बहुत ही जल्दी आपको पता चल जाएगा। अगले 24 घंटे में क्लियर हो जाएगा। ट्रिपल एच ने भाई ट्वीट किया एंड अनाउंस किया कि एवरी मैच ऑन दिस ईयर्स रेसलमीनिया कार्ड हैज द अपॉर्चुनिटी टू स्टील द शो एंड बोथ नाइट्स आर टैग्ड। स्मैकडाउन जोई टेसिटोरे will be on Get Up ESPN tomorrow at 9:35 Eastern to break down which matches will be featured on Saturday and Sunday। यानी कि WWE वाले कल अनाउंस करने वाले हैं भाई कि कौन से मैचेस आपको देखने को मिलेंगे नाइट 1 में एंड कौन से मैचेस आपको देखने को मिलेंगे नाइट 2 में। ये मंडे नाइट रॉ में नहीं होगा, ये होने वाला है कल शाम को। इंडियन टाइमिंग के हिसाब से बताओ तो ये शाम को होने वाला है कुछ 7 बजे के अराउंड, यानी कि इस टाइम तक आपको कंफर्म होते हुए देखने को मिल जाएगा कि नाइट 1 में कौन से मैचेस हैं, नाइट 2 में कौन से मैचेस हैं। यानी कि कल हमें पता लग जाएगा कि नाइट 1 का मेन इवेंट क्या है, नाइट 2 का मेन इवेंट क्या है। तो फिलहाल ये एक मेजर अपडेट है भाई रेसलमीनिया के कार्ड को लेके। यानी कि इसका मतलब ये भी है कि WWE वाले कल मंडे नाइट रॉ में बचे हुए जो 2 मैचेस हैं शायद वो कंफर्म कर देंगे एंड इसके बाद ये लोग फुल फोर्स में रेसलमीनिया की तरफ आगे बढ़ने वाले। तो बहुत ही एक मेजर अनाउंसमेंट ट्रिपल एच ने की है। लेट्स सी भाई कौन से मैचेस नाइट 1 में होते हैं, कौन से मैचेस नाइट 2 में होते हैं। कल क्लियर हो जाएगा कि कोडी का मैच नाइट 2 मेन इवेंट करेगा या फिर रोमन रेंस का करेगा। आप बताना भाई आपके अकॉर्डिंग कौन से मैचेस कहाँ होने चाहिए, बिकॉज आखिरी 24 घंटे ये प्रेडिक्शन करने के लिए, इसके बाद कंफर्म हो जाएगा। तो जैसे ही अनाउंस होगा कल मैं आपको ऑब्वियसली बता दूंगा भाई अपडेट्स वाली वीडियो में। फिलहाल ये कुछ कंफर्मेशन आई है ट्रिपल एच की तरफ से। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं पैट मैकएफे की। तो भाई पैट मैकएफे एक्चुअली में ज्वाइन करना ही नहीं चाहते थे रैंडी ऑर्टन को। मतलब ये जो इतना आउटरेज है वो कभी होता ही नहीं अगर WWE वाले टीके वाले पैट मैकएफे की बातें सुन लेते। तो ये अपडेट निकल के सामने आई है डेव मेल्जर की तरफ से। रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में पैट मैकएफे की बात करते हुए कहते हैं कि पैट मैकएफे रिपोर्टेडली टर्न डाउन हिज WWE return and the company was scrambling to get somebody else in his spot before they eventually made a deal। कहना है पैट मैकएफे was the first choice and it was from Ari Emanuel। That's where it came from। They wanted celebrity involvement। Originally Pat McAfee was the choice and he turned it down and then they were scrambling to get somebody else in the spot and then obviously they were able to make a deal with him so he did it and he was there। कहना है मेल्जर का कि पैट मैकएफे फर्स्ट चॉइस थे। डेफिनेटली एरी मैनुअल पैट मैकएफे को ही चाहते थे, लेकिन जब पैट मैकएफे को रीच आउट किया गया कंपनी की तरफ से तो पैट मैकएफे ने यह आइडिया टर्न डाउन कर दिया। पैट मैकएफे ने बोला कि नहीं भाई मैं ये नहीं करना चाहता। इसके बाद WWE पैनिक मोड में चली गई। इन लोगों ने भाई बहुत कोशिश करा किसी को ढूंढने का, लेकिन बाद में पैट मैकएफे खुद बोलते हैं कि चलो ठीक है मतलब कर लेते हैं। यानी कि बाद में डील हो गई इनकी। WWE वाले पैट मैकएफे को लाना चाहते थे, टीकेओ वाले लाना चाहते थे, लेकिन पैट मैकएफे ने खुद बोला कि मैं नहीं आऊँगा। बाद में फिर भी इनकी डील हो गई, यानी कि ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे दिए गए होंगे पैट मैकएफे को लाने के लिए, तब पैट मैकएफे मान गए। लेकिन सोचो यार कि पैट मैकएफे की ये लोग बात मान लेते हैं एंड एक्चुअली में पैट मैकएफे नहीं आते, तो क्या पता रिप्लेसमेंट में एक बेटर नेम आता। लाइक मुझे लगता है इस पॉइंट पे पैट मैकएफे से तो कोई भी बेटर हो सकता है, लेकिन अगेन यहाँ पे एक दिक्कत है कि इनको सेलिब्रिटी इन्वॉल्वमेंट चाहिए थी। तो ऐसे में हो सकता है भाई टॉम ब्रैडी को लेके आ जाते हैं, तो उनसे तो बेटर ही है स्टिल पैट मैकएफे। लेकिन पैट मैकएफे पे भाई 100% आप दोस्त नहीं डाल सकते। पैट मैकएफे ने बोला कि मैं तो नहीं आऊँगा, लेकिन बाद में आगे इसका मतलब इनको ज़्यादा पैसे दिए गए। अब तुम्हारे पास WWE वाले आके भाई ज़्यादा पैसे देंगे तो तुम भी जाना चाहोगे। तुमको क्या मतलब ना कि ऑडियंस कैसे रिएक्ट कर रही है कैसे नहीं कर रही है, हम लोग तो फ्री में ही जाना चाहेंगे। करो रिएक्ट नेगेटिव करो, क्या मतलब उससे हमें अगर मौका मिल रहा है तो हम तो जाएंगे ही। एंड यहाँ पे तो भाई इतने पैसे दे के बुलाया जा रहा है तो क्यों नहीं जाना चाहेंगे। उनके पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है कि एरी मैनुअल क्यों भाई, क्या नीड है सेलिब्रिटी की, ये कौन सा चस्का लग गया है, वहाँ पे क्वेश्चन उठता है। टैग टीम टॉक डाउन पे एक पर्टिकुलर एपिसोड आ गया हमारे इस टॉपिक पे भाई, आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा। एंड स्क्रीन में डाल दूंगा मैं, वीडियो के एंड में आपको दिख जाएगी वीडियो, जाके देखिएगा। वहाँ पे हमने काफी कुछ डिस्कस किया रोहन के साथ में इस टॉपिक के ऊपर। डेव मेल्जर रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में बात करते हुए कोडी की भी बात करते हैं एंड कहते हैं कि ये जो से कि कोडी का प्रोमो अनस्क्रिप्टेड था एंड WWE ने भेजा था कि टीकेओ को टारगेट करो, पैट मैकएफे को टारगेट करो। अगर ये सही है तो बहुत ही जल्दी आपको पता लग जाएगा कि टीकेओ वाले इस पर कैसे रिस्पांस देने वाले हैं, क्योंकि पैट बोल रहा हूँ सॉरी, डेव मेल्जर नहीं मानते हैं। मेल्जर का कहना है कि मैं इस चीज़ को बाय नहीं कर सकता कि कोडी गए थे एंड टीकेओ को शूट करने गए थे। ये मानने वाली बात नहीं है। अगर ऐसा है तो कोडी को कॉन्सिक्वेंसेस झेलने को पड़ सकते हैं। यानी कि अगर टीकेओ के अगेंस्ट ऐसे ओपनली बोलेंगे तो टीकेओ इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेगी एंड ऐसा सुन के लगता भी है।
कि टीकेओ भाई एक एविल सी कंपनी है, जिसके खिलाफ बोलोगे तो भाई शूटर्स आएंगे, गायब कर देंगे तुमको। तो ऐसे टीवी पे ओपनली टीकेओ की नेगेटिव पीआर तो कोडी नहीं कर सकते, बिकॉज स्टॉक्स पे काफ़ी असर पड़ेगा, ये भी कहना है मेल्टजर का। तो इनके अकॉर्डिंग अगर कोडी ऐसा कुछ करते हैं, ट्रिपल एच ऐसा कुछ करवाना चाहते हैं, तो इसके बहुत ही तगड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसलिए इनका मानना है कि जो भी है वो पार्ट ऑफ द स्टोरी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसे ओपनली आके बोलना ये पॉसिबल ही नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ब्रूटल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं भाई अगली अपडेट के बारे में। डच मेंटल का मानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ओबा फैमी को नहीं जीतने देंगे रेसलमीना में, यानी कि ओबा फैमी लेसनर के मैच में रेसलमीना में शायद लेसनर को विक्ट्री मिलेगी, ऐसा मानना है डच मेंटल का। क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं, कहते हैं कि ओबा फैमी सही है, ओवर है, ये है वो है, सब कुछ है, लेकिन इनको नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ऐसा मानते हैं कि ओबा फैमी अभी पैसे ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि ओबा फैमी शायद अभी सोज कैरी नहीं कर सकते, ओबा फैमी अभी शायद टिकट्स नहीं बिकवा सकते, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू वाले शायद ओबा फैमी को रेसलमीना में नहीं जितवाएंगे लेसनर के सामने। इनका कहना है कि मैंने पहले लेसनर पे भी डाउट किया था, तो मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन ये कहते हैं कि ओबा फैमी के चांसेस इनके अकॉर्डिंग कम है कि वो लेसनर को बीट करेंगे मीनिया में। हालांकि इन्होंने अपने स्टेटमेंट में एक दूसरा आंसर भी ऑटोमेटिकली नहीं दिया, तुम देखो, अगर ये कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इसलिए मीनिया में हरवा देंगे ओबा फैमी को बिकॉज शायद ओबा फैमी अभी उतने पैसे नहीं बना सकते जितने लेसनर बना सकते हैं, तो इसीलिए तो शायद लेसनर से वो जितवाना चाहेंगे कि लेसनर अगर हार जाए ओबा फैमी से तो ओबा फैमी ओवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो क्या पता ओबा फैमी देन पैसे ड्रॉ करने लगे। हालांकि मुझे लगता है ओबा फैमी मर्चेंडाइज में ऑलरेडी काफी किल कर रहे हैं, इसके अलावा व्यूअरशिप वगैरह का ज्यादा मुझे पता नहीं, लाइक अभी तो लेसनर है तो इन्वॉल्व, इसीलिए व्यूअरशिप वगैरह आ रही है, आगे जाके क्या होगा नहीं पता, लेकिन फिलहाल आपको चांस तो लेना ही होगा। आई एम नॉट सो श्योर भाई कि कौन जीतेगा, दोनों में से कोई जीते कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनेट पे, ट्विटर पे स्पेशली आउटरेस बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर लेसनर गलती से भी जीत गए ओबा फैमी के सामने। तो आई मीन मुझे मजा आएगा वो आउटरेस देख के, मुझे तो हमेशा मजा आता है भाई ट्विटर को रोते हुए देख के, आई विल बी हैप्पी, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं है, लेकिन डच मेंटल को लगता है कि ओबा फैमी हारेंगे। क्या आपको लगता है भाई कि ओबा फैमी हारेंगे? आपको भी लगता है क्या डच मेंटल सही बोल रहे हैं? लिख के बताना कमेंट्स में। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात कर लेते हैं रेसलमीनिया 42 के स्टेज की। तो भाई अभी तक स्टेज की कोई फोटो कोई वीडियो कुछ नहीं आई है, बिकॉज स्टेज पे कंस्ट्रक्शन अभी चालू हुआ ही नहीं है। काफी सारे लोग काफी वरीड हैं भाई कि ऐसा क्यों यार, मतलब अभी तक तो आ जाता है ना, अभी रेसलमीनिया को 13 दिन बाकी है, इसके बाद रेसलमीनिया नाइट 1 हो जाएगा, ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले 20 दिन पहले से स्टेज बनाना चालू करते हैं, अभी तो बहुत ज्यादा करीब आ गए, स्टेज क्यों नहीं बन रहा है? एंड अगर लेट से बनेगा तब तो भाई कुछ बहुत अच्छा नहीं बनेगा, सही बात है। स्टेज क्यों नहीं बन रहा है मैं आपको बता दूं भाई, फिलहाल स्टेज इसलिए नहीं बन रहा है बिकॉज 10 एंड 11 अप्रैल को ब्रूनो मार्स का कॉन्सर्ट है एलिजेंट स्टेडियम से, इंडिया के अकॉर्डिंग 11-12 अप्रैल हो जाएगा ये, तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले उससे पहले स्टेज पे काम नहीं चालू कर सकते। लाइक आधे स्टेडियम में कॉन्सर्ट, आधे में स्टेज का काम नहीं हो सकता ना, तो ऐसे में कॉन्सर्ट होगा उसके बाद ही स्टेज पे काम चालू होगा। सपोज अगर स्टेज पे काम कॉन्सर्ट के तुरंत बाद ही चालू हो जाता है, 12 तारीख को ही हो जाता है, तो भी एक आखिरी हफ्ता बचेगा भाई, एक हफ्ते में क्या ही बना लेंगे, क्या अच्छा स्टेज बनेगा भी या फिर नहीं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ये बहाना ना ले ले कि हमें तो टिकट्स बिक ही नहीं रहे हमारे, तो हम तो क्यों स्टेज बनाए, अच्छा ये लो भाई इसी स्क्रीन से काम चला लो। क्या बताया रेसलमेनिया 35 या 40 ऐसा कुछ बना दे भाई, 40 वाला भी कोई खास अच्छा नहीं था, बेकार ही था 40 वाला। पिछले साल का स्टेज अच्छा था डेफिनेटली, 39 वाला भी काफी अच्छा था, उस लेवल का कुछ बनना चाहिए, लेकिन एक हफ्ते में कैसे बनेगा ये एक लेजिट क्वेश्चन है। आप लोग बताना भाई क्या आप एक्सपेक्ट करो स्टेज से। फिलहाल ये ब्रूनो मार्स का कॉन्सर्ट बीच में कहाँ से आ गया यार, एंड आना था तो डब्ल्यूडब्ल्यू को पहले से पता नहीं था क्या, ये पहले से काम चालू करना था यार, ये कैसी बात होगी। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए भाई यही सारी अपडेट्स है, एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें भाई, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।